हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम आर्टिकल का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि वो आगे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आर्टिकल का तो मेन पार्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। सबसे पहली बात बेसिक पढ़ाया था, और बेसिक के बाद मैंने कुछ रूल्स बताए कल वाला वीडियो में, और आज वाले वीडियो में हम आपको और रूल्स बताएंगे जो इंडिफिनिट आर्टिकल का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में। तो और रूल क्या हो सकता है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ तक बताया था कि जाति बतलाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लास जो उसका जो जाति होता है, मतलब कहने का मतलब क्लास रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें है, मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ के आइएगा आप लोग। मैं अब बोला था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ के आइएगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑलरेडी होता है क्या है ना। तो ना जिसमें एक लगता है कि कितना आपको इस तरह से, जैसे व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, क्या बड़ा क्या बिल्डिंग है, तो मतलब कि लगता है कि अचानक से आपको कोई बोले इस तरह से, और उसमें प्रश्नवाचक वाला चिन्ह भी आए। तो एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह से होते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन ऊपर से कर दे दिया और यहाँ से एक डंडा, तो एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह से होते हैं। इसमें भी इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगर बोल दिया व्हाट ए प्रीटी डॉल, है ना, खाली स्थान, तो व्हाट ए प्रीटी डॉल, है ना, इस तरह से बोल दिया कि व्हाट ए प्रीटी डॉल, तो इसमें ए एन का प्रयोग किया गया है, प्रीटी लिख करके। हाँ, प्रीटी क्या है, पाप व्यंजन है, तो इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। अगर वॉवेल रहता तो क्या होता आपको, सॉरी वॉवेल नहीं, स्वर रहता तो आपको एन का प्रयोग होता, और व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। इस तरह से हमने बताया था यहाँ तक। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ठीक है, अगला रूल में यही है कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसमें उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो लिखिएगा राधा वेंट, सॉरी यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है, सी इज लिखिएगा, सी वेंट फॉर a walk डेली। इस तरह से आपको एग्जाम्पल है कि राधा जाती है टहलने के लिए। इसमें देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन दोनों, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ये भी वर्ब है, पार्क में टहलना ये भी वर्ब है। तो जिसमें क्या किया है कि वर्ब को नाउन के रूप में यूज कर दिया है, और वही इस अगर नाउन के रूप में यूज किया हो तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे वाक पे क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। अगर यहाँ पे एन का यूजेज आता तो इसमें आपको यहाँ पे स्वर का अक्षर दिखता। मैं बता चुका हूँ कि जब भी ए एन का कन्फ्यूजन हो कि कहाँ पे ए लगेगा एन लगेगा, तो स्वर और व्यंजन वाला तकनीक जो मैंने शुरू में बताया था उसको देख लीजिएगा। इस तरह से रूल और आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे चलिए, किसी व्यक्ति, और अगला रूल में हम लोग देखेंगे, ये इस तरह से आपको रूल बढ़ते हैं, और कोई समझना हो तो इस तरह से। जैसे कहने का मतलब गया, जो वी वेंट टू हैव अ बाथ, अ ड्रिंक, मतलब हम लोग जानते हैं वी वेंट टू अ बाथ मैंने नहाना, अ ड्रिंक, है ना। अब यहाँ पे कहेगा कि एक पानी, एक पीना, तो यहाँ पे इसको नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए ए लगाए हैं। अगर नाउन के रूप में यूज किया नहीं रहता तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग यूज हो ही नहीं सकता था। एकदम एनी हाउ कोई कभी भी नहीं हो सकता था अगर नाउन के रूप में यूज नहीं किया गया होता। देखिए यहाँ पे ये भी वर्ब है, हाँ ये भी इस तरह से वर्ब है ना। ये वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का पहला रूप है, लेकिन ये वर्ब को यूज किया गया है सेंटेंस के लिए, और ये भी सेंटेंस के लिए यूज किया गया है, लेकिन किस रूप में यूज किया गया है, नाउन के रूप में इसको यूज किया गया है, इस तरह से, है ना।
तो आपको ये आगे देखते रहिए, समझ में आते रहेगा। चलिए अगला रूल जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बताता हो। जैसे अगला रूल यही कहता है कि किसी कोई विशिष्ट व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, उसके बारे में अगर चर्चा करनी हो, उसके बारे में तुलना करनी हो तो एएन का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी की तुलना करनी हो किसी व्यक्ति से तो कैसे तुलना करेंगे, उसमें एएन का प्रयोग किया जाता है। मतलब महान व्यक्ति की तुलना में आप बोल देगा कोई महान व्यक्ति, तो राम महान व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। फिर अगर सीते बात करें तो सीता वो थे महान व्यक्ति। तो आगे इस तरह से हम किसी को अगर रिलेट करना है तो हम इसमें एएन का प्रयोग करेंगे। अगर बोल देगा ही इज अ गांधी, है ना, ही इज अ गांधी, तो इसमें रिलेट कर रहा है, कह रहा है कि ही इज अ गांधी, वह एक गांधी जैसा है। यहाँ पे शब्द का मतलब एकदम हिंदी वो वाला नहीं देख लेंगे कि एकदम पूरा जो लिखा हुआ उसी के बारे में बोलेंगे, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। स्पोकन की तरह हम लोग यूज करेंगे। ही इज अ गांधी, ही इज अ गांधी, वो गांधी जैसा है ना। इस तरह में जैसा का आ गया। हाँ, इस तरह से अगर बोल दिया किसी इज लक्ष्मीबाई, इस तरह से, हाँ, ये तो आगे जो है इसमें ये बोल देगा कि अरे बोल देगा, कभी कभी देखे होंगे टाउन में, कभी एरिया में, तो बोलेगा कि वो हिटलर है ना, ही इज हिटलर, राम इज हिटलर। तो इस तरह से बोध करेंगे। अगर तुलना करेंगे तो हिटलर एक महान व्यक्ति था, है ना, तो हिटलर के बोल देंगे अगर ही इज हिटलर, ही इज अ हिटलर, इस तरह से ना। अगर पहला जो है ए और ए इस तरह से अगर यूज करते हैं तो देखिए गांधी में गा आता है पहला अक्षर और हिटलर में हा आता है, इसलिए दोनों में ए लगेगा। एन किस में लगेगा, तो एन जब व्यंजन नहीं स्वर रहेगा तब एन लगेगा। मैं ये डिफिनिट बातें बता दूँ, ठीक है। किसी भी फ्रेज के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो गया। कोई भी फ्रेज आपको दिखे उसमें ए एन का यूज करेंगे। फ्रेज, हाँ, फ्रेज के पहले ए एन का यूज, है ना, ए एन का यूज कैसे करेंगे। फ्रेज के पहले ए एन का यूज अगर बोल देगा कि अगर बोल दे इस तरह से कि मेक ए नॉइज, आपने सुना होगा, तो मेक ए नॉइज, हाँ, डोंट मेक ए नॉइज, इस तरह से। तो मेक ए नॉइज क्या है, ऐसे बोल देता, मेक नॉइज खाली कर सकता था। नॉइज मतलब क्या होगा, हल्ला करना। तो नॉइज में जो हल्ला करना, इसमें ए एन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए जो फ्रेज बनाने के लिए ए एन का प्रयोग। तो ए क्या लगेगा, ए, हाँ, इस तरह से होगा। मेक अ चेंज, है ना, मेक अ चेंज, इस तरह से ये फ्रेज में ए और एन का प्रयोग होगा। कोई फ्रेज में ए एन का प्रयोग नहीं होगा, सभी फ्रेज में वो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। आगे अगर कुछ कोई बोल दे इस तरह से हो गया ये वाला पूरा। इसको लिख लीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा पॉज करके वीडियो को। अगला यही है, देखिएगा, अगला यही है कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा किसी एडजेक्टिव जो बिना नाउन के पहले नहीं किया जा सकता। अगर बोल देगा कि एक सोना है, मान लिया सोना आपके पास है, 1 किलो सोना, 50 ग्राम सोना आपके पास है, एक सोना। अ गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक गोल्ड महंगा नहीं है, एक जो सोना है, एक सोना धातु जो है महंगा नहीं है, सभी सोना धातु महंगे होते हैं। तो इसमें लगेगा
ए एन का प्रयोग, इस तरह के सब वर्ड में ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ लिखा जाएगा कि गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, है ना, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर बोल देगा कि पीपुल ड्रिंक्स अ वाटर, अगर बोल दे पीपुल ड्रिंक अ वाटर, यहाँ पे पूछ दे पीपुल्स ड्रिंक्स अ वाटर, अगर बोल दे यहाँ पे कि आदमी एक पानी पीता है, नहीं, कभी भी एक पानी नहीं पीता है, तो यहाँ पे ए एन का यूज नहीं होगा। सीधे बोलेंगे हम लोग तो ये वर्ड गलत हो गया, ये भी वर्ड गलत हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे पीपुल ड्रिंक वाटर, आदमी पानी पीता है, यानी कि एक बूंद पानी पीता है। एक बूंद के लिए भी सेंटेंस अलग हो जाता है, एक बूंद के लिए भी। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे ए एन का यूज इस तरह के वर्ड में अगर दिया हुआ रहे तो यहीं से ईयर पूछा जाता है, यहीं से ईयर आपको पूछा जाएगा इस तरह से। और कोई ऐसे बहुत सारे हैं कि काउ गिव्स अस मिल्क, हाँ, काउ गिव्स अस मिल्क, है ना, अ काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हम लोग को क्या देती है, दूध देती है। एक गाय हम लोग को दूध देती है, सारी गाय हम लोग को दूध देती है, लेकिन एक्सेप्शनल में कोई गाय कभी कभी दूध नहीं देती है। तो इसीलिए तो काऊ यहाँ पे होगा काऊ गिव्स अस मिल्क, इस तरह से होगा। यहाँ तक देख लीजिए, ये वाला सेंटेंस गलत है। और एग्जाम्पल चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग को ले लूं कि जो भी अगर देख रहे हैं नाम, उसका नाम जो मैं देख रहा हूँ, अगर बोल दे यहाँ पे कि राधा इज अ नॉटी, राधा इज नॉटी, राधा एक नॉटी है, इस तरह से होगा, नहीं होगा। राधा इज नॉटी, खाली ये सेंटेंस गलत होगा। राधा एक नौटी है, नहीं, राधा नौटी है मानी नटखट है। राधा इज नॉटी, राधा इज नॉटी, इस तरह से होगा। तो आपको इस तरह से सेंटेंस को आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटेंस को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस है कि नहीं सही है। एरर को आपको देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है आपको एरर चूज करना। इस तरह से आगे हम लोग जो चलेंगे और एग्जाम्पल और ले लेंगे कि बोल देगा कि सी इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वाली वर्ड आ गई आपको। सी इज एन इंटेलिजेंट यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि सी इज एन इंटेलिजेंट, है ना, मीनिंग पे मत जाइएगा, इंटेलिजेंट, है ना, मीनिंग पे मत जाइएगा। सी इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ पे बोल दिया कि सी इज एन इंटेलिजेंट, जो वह खाली तेज है, वह एक तेज है, वह तेज है, इस तरह से होगा कि वह एक तेज है, और वह एक तेज नहीं है, सारे तेज हैं। तो सी इज क्या बोल देगा, सी इज इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से हो गया। आगे हम चलेंगे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। आज यहाँ तक खत्म हो गया कि इंडिफिनिट आर्टिकल कैसे यूज करते हैं। तो यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल को हम कुछ बता देते हैं, नियम रूल। इसको सबसे ज़्यादा इसमें तो क्या था कि आपको देख करके बता देना था, इसमें देख करके बता देना था कि कैसे क्या होगा, समझना। अब आपको यहाँ पे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल में होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे पढ़ना हो जाता है यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। इस तरह से डिफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला रूल अगर हम आपको लोग पढ़ेंगे तो पहला रूल पढ़ेंगे, द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। द का प्रयोग पूर्व निर्धारित किसी वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। लिख लीजिए रूल, द का प्रयोग
पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है, पहला। अगर इस एग्जाम्पल अगर इसका ले तो दो तरह से एग्जाम्पल होगा। ओपन विंडो, आपको बताना है, आपको बताना है ये सही होगा कि ओपन द विंडो सही होगा। देखिए, द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु व्यक्ति के पहले किया जाता है। पूर्व निर्धारित जो वस्तु और व्यक्ति भी जो भी हैं, हाँ, तो उसके पहले किया जाता है, ना कि इसमें मतलब कि आर्टिकल का यूज ही नहीं किया जाता डिफिनिट बनाने के लिए। ये डिफिनिट है ना, किसी वस्तु को निश्चित तौर से बताने के लिए डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपको द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले है, इसमें लोग द का प्रयोग किए हैं। और एक ये जो ओपन द विंडो बना, एक सबसे निश्चित डिफिनिट वर्ड सेंटेंस हुआ, डिफिनिट सेंटेंस हुआ, जो इस तरह से डिफिनिट सेंटेंस हुआ। ये वाला ओपन वाला, इसमें ये सेंटेंस गलत है। अगला नंबर चलेंगे पॉइंट कि अगर बोल देगा सीट इन बस, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बोलेगा सीट इन बस, आपको सही, अगर आप इसके बारे में, इस रूल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आपको ये भी सही लगेगा और ये भी सही लगेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी सेंटेंस आपको अगर इस बारे में नहीं जान रहे तो ये इसके बारे में ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। तो दोनों को वो अगर कैसे हमको देखना है, तो मैंने रूल बताया कि द का पहले पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है इस रूल में। तो देखिए, आदमी जो है सीट इन बस, बस में बैठेगा, में बस के अंदर मतलब कि कोई पार्ट में घुस के बैठेगा नहीं, सीट इन द बस, बस में जाकर सीट पे बैठेगा। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला सेंटेंस गलत, ये वाला सही। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, आपको देखते रहिए। और आगे हम कुछ और बताते हैं। आप बोलते हैं कभी कभी ट्यूशन पढ़ने जाते हो, कभी को स्कूल में जाते होंगे तो टीचर लोग बोलते हैं वहाँ पे कि आपको कि स्टैंड अप ऑन द बेंच या स्टैंड अप बेंच, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे होगा स्टैंड अप ऑन बेंच बोलते हैं, या हो सकता है ये बोलते हूँ स्टैंड अप ऑन द बेंच बोले, इस तरह से बोले। आपको कौन सही लगा, कौन टीचर आपको ये बोले हैं, कौन टीचर ये बोले हैं? तो कहीं कहीं देखे होंगे तो ये भी बोलते हैं, जाकि बच्चे को क्या पता कि आपको इसमें आर्टिकल नहीं लगा। तो कभी सही मायने में अगर सही होगा तो ये नीचे वाला सेंटेंस होगा, स्टैंड अप ऑन बेंच। बेंच पर, ऑन माने भी पर होता है, लेकिन पूरी सेंटेंस इसमें रूल क्या कह रहा है कि अगर द का प्रयोग करना है तो पूर्व निर्धारित वस्तु के पहले हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसके पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर बोल दे दूसरा रूल, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द का प्रयोग जो है यूनोविच थिंग के अर्थ में बतलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि ऊपर में हम सही गलत हमने चुना, इस तरह से इसमें दिया हुआ मेरा नोटबुक में। तो मैंने पढ़ा था, इसमें बारे में पूरा मुझे याद है, लेकिन इसलिए मैं देख के जो आपको नोट बना सकें इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अगला रूल जो है आपको इस तरह से, दूसरा नंबर रूल द का आपको ये देख लीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेषता बतलाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN है तो पूरी जाति अगर बतलाते हैं, पूरी जाति का अगर बोध कराते हैं, जाति का बोध है ना,
पूरा आप ACN का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से आपको अगर कोई पूरी जाति विशेष के विशेषता बतलाते हैं तो उसके पहले बतलाने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जाति का बोध या उसकी विशेषता है ना, विशेषता यानी गुण बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा निश्चित है। आप बोलेंगे कि डॉग इज, यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटेंस, बताइएगा सब लोग, डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, है ना। या क्या होगा, ये द डॉग इज फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। तो आपको क्या लगता है ये सेंटेंस कौन सा वाला सही है? तो ये जो मैंने बताया कि ACN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कौन है यहाँ, है ना। नाउन ये है, सिंगुलर भी है, नाउन ये भी है ना, एनिमल जानवर, नाउन ये भी है। तो लेकिन पहले क्या कर रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि इसकी विशेषता बतलाने के लिए या बोध, जाति का बोध कराता हो और उसकी विशेषता बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग जो जाति विशेष की विशेषता बतलाने के लिए हम लोग करते हैं यूज द का यूज करते हैं। लेकिन किसके पहले, ACN के पहले। तो ये वाला ये सेंटेंस सही हो गया, ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ये जाति विशेष की विशेषता नहीं बतला रहा है, एक कोई मतलब नहीं है इस सबसे, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जांपल आपके सामने हो गया। अगर बोल देगा, अब यहाँ पे एक मैंने डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल में मैंने एक कन्फ्यूजन आपको देना है कि जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे मैंने कहा था कि सी इज एन नॉटी, या इस मैंने बोला था कि राधा इज नॉटी, राधा इज नॉटी, इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था। राधा इज अ नॉटी, राधा एक नॉटी है, नहीं, इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था। उसके बारे में एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो कन्फ्यूजन में आप लोग सोल्व करेंगे। द चाइल्ड इज नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, द का मतलब हो जाता है कि पूरी जाति की विशेषता बतलाना, है ना, सभी जाति का। तो कोई भी बच्चे हो, द चाइल्ड इज नॉटी, है ना, द चाइल्ड इज नॉटी। तो इस तरह बताना है कि इस तरह से इसमें कौन सही होगा। तो अगर बोल देता, अगर चाइल्ड इज नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, ये भी आपको सही लगता, हमको लगता है कि आप लोग को सही लगता, चाइल्ड इज नॉटी, इस तरह से आपको ये बोलता कि चाइल्ड इज नॉटी, द चाइल्ड इज नॉटी, इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा? आपको कंफ्यूजन यही आ गया। तो आपको ये इंडेफिनिट आर्टिकल के हिसाब से ये तो सही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल के अनुसार भी ये भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे होता चाइल्ड इज नॉटी बस, लेकिन यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए को हटाएंगे नहीं, हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन हमको बताना है कि पूरी जाति विशेष की विशेषता बतलाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो पूरी बच्चे जाति का बोध की विशेषता बतलाए कि सभी बच्चे जो होते हैं नटखट होते हैं। सब ईमानदार बच्चा होता है कभी नहीं, लेकिन समझदार बच्चा भी नहीं होता है, ईमानदार भी नहीं होता है, पटापट झूठ बोल देगा। चलिए आगे हम देखेंगे। आपको अगर बोल देगा कि सभी गायें दूध देती है ना, गायें सभी गायें दूध देती है सभी गायें दूध, उसके लिए अगर पूरी जाति की विशेषता बतलानी है तो द काऊ गिव्स अस मिल्क, इस तरह से ना, द काऊ गिव्स अस मिल्क, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। कि अगर हम इस तरह से आगे बोल दिए, आगे चलते हैं, कुछ और रूल देख लेते हैं जिसमें आप लोग को एक ही वीडियो में आगे कदम चले। ये लास्ट रूल में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको अलग से ये हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि अगर द का प्रयोग दर, माप, हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है तो ये किया जाएगा द का प्रयोग। द का प्रयोग जो है माप, हिसाब और दर बतलाने के लिए किया जाता है।
बतलाने के लिए किया जाता है। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान तरीका। द का प्रयोग जो है दर बतलाने और माप करने, हिसाब करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल जानते हैं, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। हाँ, कभी सुने हुए हैं ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, लीटर है ना, LITRE, सॉरी TRE लिखिएगा, आदत हो गया इसे लिखने का, क्योंकि है ना टाइपिंग में ऐसे लिखाता है। ठीक है, ऑयल इज सोल्ड बाय लीटर, ये सुनो होंगे कि तेल जो है कभी लीटर से मिलता है ना, हम लोग बेचा जाता है कैसे, लीटर से। लेकिन आजकल के ज़माने में बोलेगा जाकर के दुकान में कि 1 किलो तेल दे दा, इस तरह से आपको मिलेगा, आपको बोलेगा तो। लेकिन जो दुकान वाला है, जो बेचने वाले, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग वाले जो हैं, जो हमारा है ना, इस तरह से सिस्टमेटिक जो है, ऐसा यूनिट जो है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो भी हैं वो लीटर में बेचे जाते हैं इस तरह से। तो कभी भी आपको किलो में नहीं देगा, किलो में वही दुकानदार देगा जो आपको गांव में, है ना, इस तरह से आपको बेचा जाता है। लेकिन 1 किलो तेल में 900 ml होता है, 900 मिलीलीटर, है ना, इस तरह से होता है। आपको घाटा आएगा। क्यों घाटा आएगा? कि अगर आप 1 किलो तेल लेते हैं तो 1 kg तेल का पैसा आपको कुछ 150-200 रुपये कुछ लेगा, लेकिन 900 ग्राम ही तेल देगा। 1 किलो तेल रहेगा, वो तौल देगा कि 1 किलो, लेकिन अगर लीटर में उसको लेते हैं तो 900 ml है। अगर 1 लीटर लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी फायदा है इस तरह से। ये आपको मार्केटिंग में आपको घाटा सहना पड़ता है। ये समाज में सभी लोगों को नहीं आता, लेकिन किलो से हम लोग कभी तेल ना ले, लीटर से ही ले। जो हमारे भारत सरकार ने ये रूल बनाया है कि लीटर से ही तेल ले, किलो से ना ले। ठीक है, अगला जो है इस तरह से हम बता देते हैं कि आगे कि शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। हाँ, ये तो शुगर, हम लोग जो शुगर खरीदते हैं, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, इस तरह से यूज करेंगे ना, एकदम सबसे आसान तरीका। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, इस तरह से होगा कि क्योंकि चीनी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे बेचते हैं, किलो के हिसाब से हम लोग बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही टेक्निक आप लोग को, लीटर से कभी चीनी को बेचे देखते हैं? नहीं, इन्हें 1 डिब्बा नाप के चीनी दे दिया। हाँ, कभी दुकान में देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे कि दुकानिया में कि आपको दे देगा एक डिब्बा दे दिया तो 250 ग्राम हो गया, उसका नापा हुआ रहता है, मापा हुआ रहता है, इसलिए आपको 1 डिब्बा दे देता है इस तरह से कि वो उसका वजन किया हुआ रहता है कि 1 डिब्बा दे देंगे तो इतना हो जाएगा, इतना दे देंगे तो इतना हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। इस तरह से आपको वजन और फिजिक्स में पढ़ना है। इस तरह से कोई भी सिस्टमैटिक इंटरनेशनल सिस्टम जो होते हैं उसको फिजिक्स में पढ़ना हम लोगों का सबसे बड़ी बात तो वही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आगे हमको लोग को क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। अरे यार, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही चीज़ें जो हो जाती मैं बता देता हूँ इसको। अगर क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, है ना, मीटर। अब क्लॉथ को कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मीटर से भी बिकता है, किलो से भी बिकता है। तो दोनों एक्सेप्शनल वर्ड है भाई। हमने भी खरीदा है किलो से, ऐसा ही बाज़ार में कभी कहीं मिलता है, कहीं नहीं। लेकिन भारत सरकार का नियम है कि आप मीटर के हिसाब से खरीदें, किलो के हिसाब से ना खरीदें। ठीक है, किलो के हिसाब से भी आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप नियम के विरुद्ध जाते हैं, जैसे मैं आपको मार्केट में जिस तरह से आपको बिक रहा है उस तरह से आपको खरीदना चाहते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप किलो के हिसाब से जाते हैं तो वो महंगा पड़ेगा। कि कौन सा कपड़ा कितना महंगा है और कितना वजन या कितना मटेरियल देकर के उसको बनाया हुआ है कि आपको पता नहीं है। वो अगर कपड़ा कम जाता है तो आपको घाटा आता है। इसलिए क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर के आपको सहारे बेचा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम चलते हैं, आगे मिलेंगे। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।